पुलिस डिपार्टमेंट हमारी सुरक्षा के लिए हर वक्त आगे रहता है और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि उस डिपार्टमेंट में कई सालों से सर्विसेज दे रही हैं। लेकिन अब वो महिलाएं डिपार्टमेंट में किस तरीके से रहकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य करती हैं, तो चलिए आइए आपको मिलाती हूँ आज के प्रोग्राम के सबसे पहले गेस्ट। तो चलिए आइए पहले आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट मिसेज सुनीता कंगोत्रा यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं। पहले तो मैम वेलकम आपका विमेंस डे के प्रोग्राम में, और आपने जो है एक प्रीशियस अपना टाइम में से एक छोटा सा टाइम हमारे लिए निकाला ताकि हम विमेंस डे पर आपसे बातचीत कर सके। आप एक लीगल डिपार्टमेंट से हैं, तो वहाँ पर पहले तो हम आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि विमेंस डे है, विमेंस को डेडिकेटेड है ये दिन। तो आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में हमें बताएं और हमारे व्यूअर्स को बताएं। Thank you, Palvi. First of all, thank you for having me here. And I wish all the very best to all the women of the earth. Charming women, keep smiling and keeps high spirit में रहें and all the best. और आज तो बहुत important दिन है, so we celebrate it and we are proud of it. मैं आज यहाँ पे हूँ, मेरे लिए बहुत proud की बात है। I am from 1995 batch from police department, जब हमने इनिशियली ज्वाइन किया सर्विस को, एंड टुडे आई हैव कंप्लीटेड 26 ईयर ऑफ सर्विस इन द पुलिस डिपार्टमेंट एंड नाउ आई एम एज डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन इन प्रोसिक्यूशन हेडक्वार्टर्स। तो जर्नी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत चैलेंजिंग थी एंड बहुत ही सेटिस्फाइंग थी। सो ये कहेंगे कि आज वी फील प्राउड कि हमने वो डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, हम लोगों की हेल्प कर सके, हम लोगों के लिए कुछ कर सके, हमारी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, उनके लिए। और आज हम जहाँ हैं तो वहाँ लीगल इश्यूज़ तो हम शुरू से ही डील करते हैं, आज भी वही कर रहे हैं एंड दिस इज़ हाउ आवर जॉब इज़। मैम लीगल मैटर्स को आप डील करते हैं, लड़कियों के बारे में बात करेंगे, ईव टीजिंग हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो, वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से अभी सोसाइटी की भी बात करते हैं तो एजुकेशन जितनी ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन ये जो क्राइम्स हैं इनकी रेट भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर लड़कियों को डिपार्टमेंट तो काम कर रहा है, लेकिन लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर? पल्लवी, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, आज सोसाइटी में व्हेन वी टॉक कि हम नेक टू नेक चल रहे हैं, वी आर एट पार विद द मैन, तो हमें उतना स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा। नॉट ओनली फिज़िकली, हमें मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करना है। मेंटली वी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। फिज़िकली तो होना ही है, फिज़िकली तो हम हो ही रहे हैं, वी आर कमिंग आउट, वी आर डूइंग जॉब एंड एवरीथिंग। हम लोग जब बाहर निकलते हैं घर से एज ए वुमेन, तो हमारे चैलेंजेस बहुत हैं। आपका एक फैमिली है पीछे, कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, कुछ की फैमिलीज़ हैं, सो आपको वो सब कुछ देख के बाहर निकलना है। अब जहाँ तक आपकी बात है कि ईव टीजिंग और क्राइम अगेंस्ट वुमेन या कुछ ऐसा वायलेंस ज़्यादा हो रहा है, देखिए सोसाइटी में बहुत कुछ होता भी है और हो भी रहा है। जहाँ तक पुलिस की बात है, दे आर डूइंग देयर जॉब ट्रिमेंडसली गुड जॉब। ईव टीजिंग में ऐसा है कि गर्ल्स को थोड़ा सा अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा विद द लीगल एस्पेक्ट्स, कि हम कहाँ कब किसको अप्रोच कर सकते हैं। सपोज आप रोड पे चल रही हैं, ठीक है, somebody is making some comments on you which are not healthy for you and you feel कि ये आपके लिए इंसल्टिंग है, ठीक है, तो इन दैट केस क्या करिए? जनरली हमें क्या करना है? इग्नोर करना है, राइट? जो हमें एक पढ़ाया जाता है कि यू शुड इग्नोर दिस पीपल बिकॉज डोंट गेट इन टू द डर्ट। बट उससे कई बार ठीक है, आपका थोड़ा सा टाइम तो निकल जाता है, बट इन लॉन्ग रन आप शायद उस चीज़ में आपको वर्क करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि मुझे कहाँ कॉल करना है, इमीडिएटली वेयर आई शुड गो। आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इमीडिएटली रश करें। आप चौक पे कोई भी पुलिस वाला खड़ा है, इमीडिएटली अप्रोच हिम कि दिस मैन इज़ टीजिंग मी। आप किसी भी चलते हुए आदमी को, लड़की को, लेडी को पकड़ सकती हैं कि शी इज़ डूइंग रॉन्ग थिंग टू मी। तो पब्लिकली आपको यू हैव टू ओपन योर माउथ। आपको अगर कोई ईव टीज कर रहा है तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ हिज नेचर। वो अपनी गंदगी आपके
सामने ला रहा है। मैम एक तो क्वेश्चन, हाँ मेरे को एक क्वेश्चन ये भी जानना है कि जैसे हम लोग ईव टीजिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिलीज़ के साथ बात नहीं कर पाती है लड़कियां, तो यहाँ पर फैमिली को कितना सपोर्ट करना है लड़कियों को, क्योंकि जैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस हो, ईव टीजिंग है वो बढ़ती जाती है, चाहे लड़की कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, जहाँ पर भी पब्लिक प्लेस है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल कर पब्लिक प्लेसेस से ही सामने आती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही सामने आती है। तो फैमिली को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए अपनी बेटियों को ताकि वो इस क्राइम के अगेंस्ट जो है ओपन अप होकर बात कर सके, स्पेशली अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ? पल्लवी देखिए, सबसे पहला जो काम है, हम हमेशा कहते हैं घर में भी बच्चों को, आप कभी भी झूठ बोल के घर से ना निकलें। आपका लोकेशन, आप कहाँ जा रही हैं, आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स आप यू मेक एक्सक्यूजेज, इधर जाना है, फ्रेंड के जाना है तो कुछ और बोल के निकल गए, कुछ तो आपके पेरेंट्स को आपका लोकेशन ही पता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कुछ होता है, इट हैपन्स, आप किसको बोलेंगे कि आपका बच्चा कहाँ गया? फिर क्या आता है कि कॉल ट्रैक्स करना शुरू करेंगे कि कॉल डिटेल्स देखिए वो कहाँ थी, कहाँ पे, ये वो। सो जनरली आप क्या करें कि आप जिस भी मेटाडोर में बैठती हैं, सपोज इंटेलिजेंटली उसका नंबर नोट करिए मेटाडोर का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ कोई कुछ भी हादसा होता है तो दैट नंबर इज़ देयर, आपको पता है कि कहाँ हुआ। नंबर 2, आप किसी ऑटो में बैठती हैं तो डू द सेम थिंग, आप किसी कैब में लेती हैं तो डू द सेम थिंग एंड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, आई एम सिटिंग इन द कैब राइट नाउ, आई एम गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर। सो दिस इज समथिंग स्मॉल थिंग्स, आप मैसेज कर दीजिए, नॉट इवन कॉल इज़ रिक्वायर्ड। आप मैसेज कर सकती हैं कि मामा मैं इधर हूँ या मैं उधर हूँ। अगर पेरेंट्स आपको कॉल करते हैं प्लीज़ रिस्पॉन्ड, ज़रूरी नहीं आप फ़ोन उठा के बात करें, मैसेज में बता दें कि आई एम सेफ, आई एम ऑन वे और समथिंग। तो पेरेंट्स को भी एक वो रहता है, पेरेंट्स का सबसे बड़ा सपोर्ट ही यही होता है कि वो आपको कभी रोकते नहीं हैं, वो अलाउ करते हैं आपको जाने के लिए, आपका ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए, आपके लिए वो हमेशा आगे हैं। तो आप क्यों पेरेंट्स से कुछ छुपाएंगी? सो आई वुड से कि 70 to 80% केसेस में इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज वी डोंट टेल ट्रूथ टू आवर पेरेंट्स। बिल्कुल मैम, हम विमेंस डे की बात कर रहे हैं तो मदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है लाइफ में, क्योंकि जब भी आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत होती है, चाहे वो छोटी सी छोटी नीड हो, बड़ी से बड़ी नीड हो, आपकी मदर हमेशा जो है वो हमारे साथ खड़ी रहती है। तो आपकी मदर का आपको सपोर्ट करने में कितना रोल रहा? क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में आना, यहाँ पर काम करना, और इसका सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई टाइमिंग्स नहीं होती है, कभी आपको रात को भी काम करना पड़ता है, मॉर्निंग में जल्दी काम करना पड़ता है। तो मदर की तरफ से किस तरीके का सपोर्ट रहा आपको? देखिए, आपको थोड़ी हैरानगी होगी, जब मेरी शादी हुई तो मैं जॉब में नहीं थी, सो आई वॉज नॉट इन द जॉब व्हेन आई गॉट मैरिड। बट मेरी मदर जो हैं वो फुल टाइम जॉब करती हैं, शी इज़ एट होम 24/7 से भी ऊपर का जॉब करती हैं। शी इज़ नॉट ए वर्किंग लेडी बट शी हैज़ ब्रॉट ऑल ऑफ अस, हम सबको बड़ा किया, आज हम यहाँ बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठी हूँ, बात कर रही हूँ, तो माई क्रेडिट गोज़ टू हर, उनकी अपब्रिंगिंग है। दूसरा, जॉब के जो है शादी के बाद जब जॉब होता है तो आपका पूरा क्रेडिट आपके हस्बैंड को जाता है, आपके इन लॉज को जाता है, एंड देन योर पेरेंट्स कम। तो यहाँ मेरे यहाँ पे तो बहुत से लोग हैं जिनको मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ, तो माई हस्बैंड, my mother, my parents, my in-laws, everybody, all supported us. और I salute to my mother-in-law, mother, everybody, जिनकी वजह से हम यहाँ हैं आज। उनका सपोर्ट नहीं होता हम बाहर नहीं निकलते। हमारे बच्चे वो संभाल रहे हैं घरों में, राइट, वो जॉब नहीं करते हैं लेकिन वो हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो सबसे बड़ा सैल्यूट है आज के दिन। तो मैम, एज अ वर्किंग मदर कितना मुश्किल रहता है दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना, काम भी देखना और पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर, जहाँ पर कोई भी टाइमिंग्स का कुछ भी नहीं, और स्पेशली जब कोरोना था, कोरोना के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता था क्योंकि तब आप अपनी फैमिली के साथ भी इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे इस डर से कि कोरोना ज़्यादा ना फैले। तो उस टाइम पर स्पेसिफिकली अगर हम उस टाइम की बात करते हैं तो उसे किस तरीके से मैनेज किया गया और किस तरीके से प्रॉब्लम्स आपने फेस की, स्पेशली कोरोना पीरियड के टाइम? देखिए पल्लवी, जब इस तरह के इश्यूज आते हैं, जब एक पैंडेमिक स्टार्ट हो गया, कोविड आ गया, तो एक पैनिक तो होता है। बिल्कुल। तो उस पैनिक में आप अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा अगर मेंटेन करें तो आपको लगता है कि प्रायोरिटाइज करना है कि मेरी अब प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। तो उस समय प्रायोरिटी थी
कि सबको देखना है सोसाइटी में जो हो रहा है, क्योंकि हम जॉब करते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि बीइंग लेडी आई हैव टू सिट एट होम। तो इन दैट आपको तीनों चीज़ों को बैलेंस करके निकलना है। आप ऑफिस में हैं तो फॉरगेट अबाउट होम। घर को अगर ऑफिस में लाओगे या ऑफिस को घर में लाओगे तो यू आर नॉट हैप्पी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो जिस जगह बैठे हैं उस टाइम में फुल डेडिकेशन से काम करिए तो आपका एवरीथिंग बैलेंस होगा। तो घर में तो आप देखिए सब चीज़ें, आप जब जॉब में आते हैं तो आप एक रूटीन में आ जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपके बच्चे सब उस चीज़ की एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं। तो आप टाइम को ब्रेक करते हैं, मैनेज करते हैं। मल्टीटास्किंग तो हम लेडीज़ का सबसे बड़ा आर्ट है, तो जिसमें वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। और हमें आज की डेट में ये नहीं सोचना है कि हम मैनेज नहीं कर सकते, सब मैनेज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। बिल्कुल। मैम, एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी, स्पेसिफिकली आपके डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट की एक बहुत अलग सी पिक्चर जो है वो सोसाइटी के सामने रखी जाती है। कुछ रोल जो होता है वो मूवीज़ का हो रहता है, कुछ रोल्स जो होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने दिमाग में खुद ही इल्यूजन्स बना लेते हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट की जो एक्चुअल पिक्चर है, क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट में रहते हैं, दिन रात वहाँ काम करते हैं, अलग अलग लोगों से डील करते हैं, तो एक वो पिक्चर जो सामने रखी जाती है सोसाइटी की, वो कितने हद तक सही है? पल्लवी, ये तो क्वेश्चन शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट था। देखिए, डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे सिक्योर डिपार्टमेंट है तो पुलिस डिपार्टमेंट है। मैंने 26 साल उस डिपार्टमेंट में दिए, आज मैं प्रोसिक्यूशन हेडक्वार्टर में हूँ। वो 26 साल लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट, सिक्योर, ब्यूटीफुल और सबसे प्राउड मोमेंट थे हमारे। आज जो लोगों को एक कंसेप्ट है कि थाने में हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, हम पुलिस में नहीं जाना, यार पुलिस में गए तो ये हो जाएगा, हम थाने में गए तो ये हो जाएगा, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% सब सही है, 10% हर जगह होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन 90% काम भी हो रहा है और वो काम जो है कोई देखता नहीं है। हम सिर्फ एक चीज़ को पकड़ लेते हैं कि यार इसके साथ बुरा हो गया, बस सारा डिपार्टमेंट बुरा है। लेकिन आप ये देखिए कि 24/7 लोग काम कर रहे हैं सड़कों पे। आप आज देख रहे हैं ट्रैफिक में भी लड़कियां हैं जो रोड्स पे हैं, आप उनकी फैमिली नहीं है पीछे, उनके बच्चे नहीं हैं, वो भी तो छोड़ के सड़क पे ड्यूटीज़ दे रही है। आप कोविड में देखिए, लेडीज़ आप घर में थी ही नहीं, बिकॉज डिफरेंट ड्यूटीज़ पे लगाया हुआ है, हॉस्पिटल्स के बाहर, वहाँ यहाँ एवरीवेयर, थाने के बाहर। तो वो आप ये सोच कि पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ बुरा है या ऐसा है, बिल्कुल गलत है। आप जाइए, आपको बहुत अच्छे से एंटरटेन करेंगे, आप मानेंगे नहीं। हम लोग जब हमारे पास लोग आते थे, और ओनली थिंग इज़ दैट आप एक पॉजिटिव माइंड से जाएं। एंड मैं सभी के लिए कहती हूँ कि जो भी आपके पास आता है उसको टाइम दीजिए, उसकी बात को समझिए, सुनिए, ताकि वो आपका एक बुरा इंप्रेशन लेके न जाए, उसको लगे कि मेरी बात सुनी गई है एंड आई एम सेटिस्फाइड इन दैट ओनली। समटाइम्स उसी में लोग खुश हो जाते हैं, दे डोंट वांट इवन योर ओपिनियन। वो कहते हैं कि किसी ने हमारी बात तो सुनी, लोग तो बात ही नहीं सुनते हैं। सो वो टाइम दीजिए, और डिपार्टमेंट में कभी मत सोचिए कि यहाँ कुछ ऐसा बुरा है। आप आके देखिए, वो एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई एक्सपीरियंस रहते हैं लोगों के, उसके लिए वी आर सॉरी फॉर दैट। मैम, एक जाते जाते जितनी भी हमारी विमेंस ये प्रोग्राम देख रही हैं, और खासकर हाउसवाइफ्स, क्योंकि उनकी जो सर्विस है वो कभी भी हमेशा निगलेक्ट की जाती है और अनपेड सर्विस वो हमें देते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज आप जाते जाते देना चाहेंगे, हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े? देखिए, आज के दिन में माई ऑल रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट इज़ फॉर देम। आज जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं, जो घर में जॉब कर रही हैं, दे शुड नेवर थिंक कि दे आर नॉट वैल्यूएबल। उनका वैल्यू तो हम डाल ही नहीं सकते। हम लोग तो फिर बाहर निकलते हैं, एक इंटरेस्ट है ना हमें बाहर निकलने में कि हमें महीने के बाद पे मिलेगी। उनको क्या मिल रहा है? हमारी एक स्माइल, हमारा गुस्सा भी पीना है उनको, हमारी अच्छी चीज़ भी उनको बर्दाश्त करनी है, बुरी भी करनी है, सब करना है, बट दे आर डूइंग इट। वो कुछ नहीं कहती हैं, घर में हैं, आपके लिए अच्छा सोचती हैं, आपके आने का इंतज़ार है, आपके जाने के लिए उनकी विशेष साथ हैं, दिन में 4 बार फ़ोन भी करेंगे कि आप पहुंच गए ठीक से। ये तो उनके लिए जो रिस्पेक्ट एंड सल्यूट है वो कभी भी कम नहीं हो सकता है। दे आर द टॉप।
ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने इस इंटरेक्शन में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। खासकर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि क्लियर नहीं थी, चाहे वो लीगल डिपार्टमेंट को लेकर हो या फिर अगर हम वुमेंस के अगेंस्ट जो लॉ क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं और लॉ किस तरीके से काम करे, उन सब चीज़ों को लेकर आपने क्लैरिफिकेशन दी। थैंक यू सो मच। वुमेंस डे पे आपने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में एंड मैं आपको हैप्पी वुमेंस डे विश करना चाहूँगी। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, हम सब अपनी ईटिंग हैबिट्स को लेकर कहीं पर भी ध्यान नहीं रखते, लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है और उस बीच ये भी देखने को मिलता है कि जिस तरीके से महिलाएं वर्किंग भी होती है और साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी हैंडल करती है, तो उस बीच क्या कुछ खाने की चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए, अपनी डाइट पर किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारी दूसरी गेस्ट जो हैं इस प्रोग्राम की, उन्होंने क्या कुछ टिप्स दी हैं। के प्रोग्राम में जो हमारी दूसरी गेस्ट है वो है डॉक्टर ऐश्वर्या वजीर और ये एक होम्योपैथ के साथ एक डाइटिशियन भी है। तो चलिए आइए इनसे जानते हैं। पहले तो मैम, थैंक यू सो मच, आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया आपने और एक इंटरेक्शन सेशन में आए। पहले तो आपको हैप्पी वुमेंस डे। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एक डाइटिशियन होना, क्योंकि अभी अगर हम वुमेंस की बात करते हैं तो मोस्टली वुमेंस ऐसी होती हैं जो अपनी न्यूट्रिशन डाइट पर को सेक्रीफाइस करके, अपने लाइफस्टाइल को सेक्रीफाइस करके जो है अपने फैमिली के लिए टाइम स्पेंड करती है। तो अपनी लाइफ में अपना जो लाइफस्टाइल है, खासकर खाने की जो हैबिट्स है, वो किस तरीके से मैनेज करनी चाहिए? देखो मैम, पहले तो मैं सबको, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आज के दिन की। और आज के स्पेशल दिन पे मैं एक वुमेंस के लिए ही न्यूट्रिशन गाइडलाइंस जो है वो बताना चाहूँगी, ठीक है। तो उसमें छोटी फीमेल्स जो हमारी एडोलसेंस होते हैं, टीनेजर्स होती हैं, देन यंगर्स होती हैं, उनके लिए भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो डाइट है वो आपको होल व्हीट ग्रेन्स जो वाली डाइट होती है, जितनी भी मल्टीग्रेन्स डाइट है आपको वो देनी चाहिए। उससे उनको डाइजेशन में भी हेल्पफुल होगा, उनका हेयर ग्रोथ भी अच्छा होगा, उनकी हाइट गेन भी अच्छी होगी। प्लस आपको डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़रूर जो है टीनेजर्स को देने चाहिए। और उसके बाद मैं बात करूँगी कि आपको आयरन जिन जिन चीज़ों में, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये चीज़ें जो हैं वो तो बहुत ज़रूरी होती हैं देना। हर एक फ़ीमेल को अपने लिए अपनी बॉडी में प्रोटीन, हाई रिच आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, वो सब के लिए आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इंटेक करना चाहिए। आपको मिल्क का इंटेक करना चाहिए। आपको टोफू पनीर अगर आप ले सकते हैं वो लेना चाहिए। मतलब फ़ीमेल्स को, एडल्ट्स को भी, जितनी भी फ़ीमेल्स मुझे सुन रही हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि आप टोफू पनीर लीजिए, आप सोया मिल्क लीजिए जितना हो सकता है। उससे आपके हार्मोन इम्बैलेंसेस भी जो हैं वो भी परफेक्ट रहेंगे। जो गर्ल्स PCOS से सफ़र करती हैं वो भी परफेक्ट रहेंगी। जो गर्ल्स एक्ने से सफ़र करती हैं वो भी परफेक्ट रहेंगी। अगर उनकी डाइट जो है एकदम डाइवर्स डाइट रहेगी तो वो बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। और उसमें उनको अपनी न्यूट्रिएंट डेंस फूड का इंटेक जो है वो बहुत करना चाहिए, जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। बेरीज़ ज़रूर खाएं आप सब लोग। और साथ में आपको बता दूं कि एग जो होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। वो सभी फीमेल्स के लिए इन एवरी एज ग्रुप्स जो है वो बहुत हेल्दी होता है। आप उसको अगर रोज़ नहीं ले सकते हैं तो आप उसको ट्वाइस और थ्राइस अ डे जो है वो, थ्राइस अ वीक सॉरी, जो है वो आप ले सकते हैं। देन उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फीमेल्स होती हैं ना पल्लवी, वो बहुत ज़्यादा चाय की एडिक्टेड होती हैं। जो घर पर भी फीमेल्स होती हैं या जो ऑफिस में वर्क करती हैं, जो वर्किंग फीमेल्स होती हैं, उनका दिन जो है वो चाय से ही स्टार्ट होता है ना। तो मैं वही प्रेफर करना चाहती हूँ कि सभी फीमेल्स जो हैं वो हर्बल टीज़ पे आ जाएं। वो तुलसी टी ले लें या लेमन टी, जिंजर टी, जिससे उनकी एकदम हेल्थ जो है वो डिज़ीज़ फ्री रहे। ब्रेस्ट कैंसर्स नहीं होंगे, सर्विकल कैंसर्स नहीं होंगे, आपके हार्मोन्स प्रॉपर रहेंगे, आपका वेट मैनेजमेंट जो है वो स्पेसिफिकली बना रहेगा, एक्नेज़ नहीं होंगे, हेयर फॉल नहीं होगा, प्लस आपको PCOS बिल्कुल भी नहीं होगा। जो यंग गर्ल्स हैं उनको आजकल PCOS की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं,
उस वजह से उनको सवाल मेरा आपसे ये भी था, पीसीओएस और पीसीओडी और मेनोपॉज जो है वो काफ़ी ज़्यादा विमेंस में देखने को मिलता है, हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलती हैं। तो इस केस में जब आप एक वर्किंग विमेन भी हैं और उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो किस तरीके से मैनेज करें? मोस्टली ऐसी कौन सी चीज़ है जिनका इंटेक ज़्यादा ले ताकि जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है वो ना हो, पीसीओडी हो रहा है ना हो, पीसीओएस हो रहा है वो ना हो? तो मैं यही गाइडलाइंस देना चाहती हूँ। देखो, जो यंग गर्ल्स होती हैं, आप एज ग्रुप लगा लीजिए 18 से लेके बियॉन्ड जितना भी आगे, ठीक है, वो सारी फीमेल्स में किसी को आफ्टर डिलीवरी, किसी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किसी को यंग एज में, किसी को टीनेजर्स एज में जो है वो पीसीओएस हो जाता है। अच्छा, उसका कारण क्या होता है? एक तो हमारा स्ट्रेस, ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेस होता है, प्लस उसके बाद आप देखो, मतलब जो फीमेल्स हैं टाइमली मील्स अपनी जो है वो नहीं लेती हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपनी मील्स जो हैं वो टाइमली लें, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बना के रखें, आप अपनी मील्स में कोशिश करें कि जितना बैलेंस डाइट का इस्तेमाल हो सके वो करें। और जो मेनोपॉज़ल स्टेज में स्पेशली जो फीमेल्स हैं, मैं उनको एक सजेशन देना चाहूँगी, उनके लिए एक मैसेज है कि आप लोग प्लीज़ अपनी डाइट में नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। उससे जितने भी आपके मेनोपॉज़ल सिंड्रोम्स हैं, जितने भी आपके मेनोपॉज़ल सिम्टम्स हैं आपको एग्रवेट हो रहे हैं, जैसे हॉट फ्लशेस होते हैं, उसके लिए आप नट्स एंड सीड्स का जो है इंटेक करें। जैसे आप आलमंड्स ले लीजिए, 3-4 आलमंड्स ले लिए, आपने कैश्यूज़ ले लीजिए, आप वॉलनट्स ले सकते हैं, आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं। ये सारे सीड्स का और नट्स का इस्तेमाल करें। उससे आपका एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है वो बना रहेगा, प्लस आपका जो एकदम बॉडी जो है वो मॉडरेट फॉर्म में आ जाएगी। तो मैं यही जो मैसेज है वो पीसीओएस के लिए भी सेम है कि डाइट जो है अपनी बना के रखें, जूस, फ्रूट्स, कोकोनट वाटर और बेरीज़ का इंटेक करते रहिए। फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ अगर आप नहीं कर सकते, जो वुमेन्स बोलती हैं कि हम वर्किंग हैं, हमारी सिटिंग जॉब है, हम लोग इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप हमें कुछ बताइए। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि देखिए, वर्कआउट करने के लिए या वॉक करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए आपको किसी जिम में जाके या कहीं पार्क में जाके करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू अपने घर में भी, ठीक है, अपने घर में भी आप आराम से कर सकते हैं। सुबह उठिए, अपनी मील्स टाइमली बनाइए और डाइट देखिए, आप अगर टाइमली अपनी डाइट जो भी लेंगे, जो आपका ब्रेकफास्ट है वो 9 बजे से लेट नहीं होना चाहिए, आपका जो लंच है वो 2 बजे से लेट नहीं होना चाहिए, आपका जो डिनर है वो 8:30 मैक्सिमम 9 उससे लेट नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें, उससे कभी भी आपका पेट जो है वो बढ़ेगा नहीं, आपके एक्सेसिव फैट्स नहीं आएंगे, आप एकदम हेल्दी रहेंगे। और स्पेशली फीमेल्स क्या होता है ना, पल्लवी बोलते हैं कि हमें ग्लोइंग स्किन चाहिए, हमें एक्ने फ्री स्किन चाहिए। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि एक तो आप प्लेंटी ऑफ वाटर, जितना पानी हो सकता है उतना पानी पियो, कम से कम 10 गिलास या 3 लीटर्स ऑफ वाटर तो आपको लेना ही लेना है दिन का। अगर आप वो लेंगे, उससे एक तो आपकी हेल्दी स्किन बनी रहेगी, ग्लोइंग स्किन रहेगी, एक्ने फ्री, प्लस बॉडी हाइड्रेट फॉर्म में रहेगी। जब आपकी बॉडी हाइड्रेट फॉर्म में रहेगी, एक तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती जाएगी साथ में। जैसे भी अगर आपने कभी एंटीबायोटिक्स या कोई लॉन्ग मेडिकेशन का कोर्स किया होता है, उसके बाद आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत पड़ती है, अपनी बॉडी को वॉश आउट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि आप जितना फ्लूइड इनटेक कर सकते हैं, जितना प्लेंटी ऑफ वाटर आप ले सकते हैं उतना आप लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेटर है। और वो स्किन तो जो है वो तो सबको ग्लोइंग चाहिए। ऐश्वर्या, आप एक डाइटिशियन हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि विमेंस हैं चाहे वो गर्ल्स हैं, अलग अलग फील्ड्स में हम लोगों ने एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना के रखा है कि अगर आपकी स्किन अच्छी है, आपकी बॉडी अच्छी है, तो ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो है कहीं ना कहीं एक तरह से मेंटली प्रेशराइज करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब आपके पास सोशल मीडिया साइट्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो जब आप बाकियों की प्रोफाइल्स देखती हैं तो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो है ये सोसाइटी सेट करती है, चाहे आप मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले, वो मैटर नहीं करता। तो ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड सोसाइटी ने सेट किए हुए हैं, इससे विमेंस में खासकर उनकी जो मेंटालिटी है उस पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा। देखो मैम, होता क्या है ना कि जितने भी व्यूअर्स आज मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि यू आर सो ब्यूटीफुल। आप अपने आप को कभी ये मत सोचो कि मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ, मैं मोटी हूँ, मेरे को पिंपल्स हैं,
मैं कभी लंबी नहीं हो सकती या मैं कभी पतली नहीं हो सकती। और वो फीमेल्स कभी ये ना सोचें कि हमारा CS सेक्शन हुआ है डिलीवरी में, हम कभी उसके बाद अपना वेट लॉस नहीं कर सकते और हम अब मोटे ही रह जाएंगे। ये थिंकिंग कोई भी मत लाओ टिल द एंड ऑफ द एज। आप कभी भी ये मत सोचो कि हम बहुत मोटे हैं या हम खूबसूरत नहीं हैं। तो वो चीज़ का ध्यान जो है वो आप ज़रूर रखें। आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। देखो, जितना आप पिंपल्स के लिए स्ट्रेस लेंगे, जितना आप वेट गेन के लिए स्ट्रेस लेंगे, उतना समझ लो आप एक एक नंबर आगे बढ़ते जा रहे हो। आप उतना एक एक kg अपना वेट जो है वो बढ़ाते जा रहे हो, अपना एक एक पिंपल जो है वो बढ़ाते जा रहे हो। सो आपको बस स्माइल करो, बिंदास जियो, कुछ नहीं है लाइफ में, कोई टेंशन। हर किसी की लाइफ में टेंशन होती है, आजकल तो टेंशन्स का ही है सब कुछ। लेकिन आपको टेंशन फ्री कैसे रहना है? जस्ट एक स्माइल और आपका काम यूँ होगा। आपको बिल्कुल बिंदास जीना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ना अपने वेट की ना अपनी हाइट की। कि कुछ लोग बोलते हैं हम बहुत थिनी हैं, हमारा वेट गेन नहीं हो रहा है, और वही सोच सोच के जितना वेट होता है वो भी कम कर देते हैं। तो वो चीज़ों का सोचना नहीं है। देखो, सोच वाला जो हमारा एक पार्ट होता है ना ब्रेन में, उसको थोड़ा लॉक करना बहुत ज़रूरी है। फॉर दिस टू शाइन ब्राइटर, आपको वो लॉक करना ज़रूरी है। जितना आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी हेल्थ में डिसऑर्डर्स पाएंगे। एक और चीज़ ऐश्वर्या ये भी जानना चाहूँगी, हम लोग अपनी पूरी लाइफ जो है वो अपने मदर के इर्द गिर्द स्पेंड करते हैं। वो हमारे साथ, मतलब अगर हम ये बोलें कि उनकी पूरी लाइफ जो है वो हम में देखते हैं अपना मिरर एक पूरे तरीके से। तो मदर्स को हम पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन डेडिकेट करते हैं, चाहे वो मदर्स डे हो या फिर विमेंस डे हो, और उनकी जो अनपेड सर्विस है हमारे लिए, उसके लिए आज तक जो है बहुत कम ऐसे लोग होंगे, खासकर अगर हम आज की जनरेशन की बात करते हैं, तो वो कभी भी अपनी मदर्स को जो है इतना सीरियसली नहीं लेते। और बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है, अगर आप ओल्ड एज होम चले जाएँ तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो मदर्स हैं वो वहाँ पर रहती हैं और वो पेन जो है वो उनके चेहरे पर साफ देखने को मिलती है। तो आज की जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम अपने पेरेंट्स को नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं, जनरेशन गैप बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसको कम करना कितना ज़रूरी है? देखो मैम, सबसे पहले तो आज जिस मुकाम पे हम हैं, ओनली बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए दिन रात बहुत मेहनत की है, ठीक है। और ऐसे ही हर बच्चे के पेरेंट्स ने जो है वो इतनी ही मेहनत की होगी अपने बच्चे को एक सक्सेसफुल बंदा बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं तो हर यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी, देखो आप पेरेंट्स की बदौलत ही इस दुनिया में आए हैं, तो उन्हीं को अगर प्यार नहीं देंगे, उन्हीं को एक फ़ोन अटेंड करके उन्हीं को ही टाइम नहीं देंगे, और अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं और आप बोलेंगे अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगा या बाद में बात करूँगी, तो आप ये सोचें कि वो भी आपके लिए कितना ज़्यादा टेंशन लेते हैं। बहुत सारी टेंशन्स वो लेते हैं कि वो बार बार फ़ोन करके पूछते हैं आपने खाना खाया, वो आपसे इतना अटैचमेंट रखते हैं क्योंकि आपको उन्होंने पैदा किया है, आपको उन्होंने इस दुनिया को दिखाया है। आप इस दुनिया में जो आए हो उनकी वजह से आए हो, तो आपको उनको कभी ओल्ड एज होम नहीं दिखाने का बनता है, क्योंकि आप यहाँ पर हो। और वो कभी ये चीज़ नहीं सोचे होंगे कि आज अगर हमने अपने बच्चे को पैदा किया है और ये बच्चा हमें ओल्ड एज होम में भेजेगा। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं सोचता है जब उनका बेबी होता है। तो सभी यूथ से, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, प्लीज़ जब आपकी शादियां भी हो जाती हैं ना, तब भी अपने पेरेंट्स को कभी ओल्ड एज होम, अपनी डॉटर इन लॉज जो आपकी मदर हैं वो अपनी डॉटर इन लॉ के साथ खुश रहें। जो डॉटर इन लॉ है वो अपनी मदर इन लॉ को कभी टॉर्चर ना करें, कभी उनको ओल्ड एज होम का रास्ता ना दिखाएं, बहुत बेस्ट रहेगा। तो मैं जाते जाते जो है एक छोटा सा मैसेज हमारी विमेंस के लिए जो कि दिन रात काम करती है, खासकर हमारी मदर्स जो हैं, उनके लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो व्यूअर्स ये प्रोग्राम देखें? देखो, सबसे पहले तो मैं आज के दिन पर जितनी भी फीमेल्स मुझे देख रही हैं ना, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगी, आप इस दुनिया में आए हो ना, तो आपको बिल्कुल खुल के जीना है। आपको देखो, आपने अपनी सारी की सारी जो मदर्स हैं उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर ली हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया है, उन्होंने अपने बच्चों की शादियां कर दी हैं। अब आपने खुद के लिए टाइम देना है। तो मैं सभी फीमेल से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बस सेल्फ टाइम ज़रूर दें, चाहे अगर आप 12 घंटे
काम करती हैं तो उसमें 2 घंटे सेल्फ टाइम दें, सेल्फ लव, अपने आप को इतना पैम्पर करें, जो चीज़ आपको पसंद आती है वो खुल के करें, जितना हो सकता है आप खुल के जिएं और बिंदास जिएं, अपने हर मोमेंट को एंजॉय करके जिएं। मैं तो यही कहती हूँ, अगर आप हंसते रहेंगे ना तो आपके आसपास कोई दुख नहीं आएगा। अगर आप वैसे डाउनफॉल में रहेंगे तो सारे आसपास के दुख आपके पास ही आएंगे भागते हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बस प्लीज़, लाइफ का कोई पल भी पता नहीं होता है ना कि कब लाइफ हमारी कहाँ पे आ जाती है, तो इसीलिए आपको बस खुल के जीना है, इंजॉय करना है, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ जस्ट इंजॉय और स्माइल ज़रूर करते रहना बस। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच ऐश्वर्या फॉर बीइंग विद अस इन दिस प्रोग्राम। और जाते जाते फिर से हैप्पी वुमेंस डे, और इसी तरीके से आप एनलाइटन होते रहे, और जितना आपने पॉजिटिव मैसेज दिया हमारी वुमेन्स को, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू पल्लवी। कुछ ऐसी श्रेणियां होती हैं जिसमें महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, वो किस तरीके से काम करें, किस तरीके से अपनी पहचान बनाएं। और वैसे ही अगर हम थिएटर की बात करते हैं तो हमारी जो अगले गेस्ट है, उन्होंने थिएटर में अपना परचम लहराया, एक्टर बनने के साथ डायरेक्टर बनने तक की जर्नी का किस तरीके से उन्होंने उसके बारे में जानकारी दी है और क्या कुछ बातें कही हैं, और महिला होते हुए किस तरीके की दिक्कतें उन्हें आई। तो चलिए आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब मैं उनसे मिलवाती हूँ आपको। हमारे साथ सपना सोनी जी है यहाँ पर, जो कि एक डायरेक्टर है, एक्टर है, और साथ में एक एनजीओ भी चलाती है जिसका नाम द कलाकार है। तो उनसे जानते हैं, पहले तो हम एनजीओ के बारे में बात करेंगे, और उससे भी पहले उनकी जो अचीवमेंट्स है खासकर थिएटर की फील्ड में, उसके बारे में भी उनसे बातचीत करेंगे। तो पहले तो सपना जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए। मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगी, थिएटर जो है वो एक बहुत ही यूनिक फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड है, और उसमें एज अ विमेन काम करना और डायरेक्टर, पहले एक्टर बनना और फिर डायरेक्टर बनना और फिर एक एनजीओ चलाना, कितना डिफ़िकल्ट रहता है, और किस तरीके से जो है आपने इस फील्ड में ग्रो किया? देखिए, मैंने एज ए डांसर स्टार्ट किया था। उस वक्त मैं जानती नहीं थी कि मैं एक दिन डायरेक्ट भी कर पाऊंगी, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी मतलब स्ट्रगल भरा भी रहा है, आप कह सकते हैं। लेकिन जब तक स्ट्रगल ना हो तो मज़ा भी नहीं आता, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो मैंने डांसर से स्टार्ट किया था, उसके बाद एंकरिंग स्टार्ट किया, जैसे कि आप कर रही हैं इस वक्त, बहुत अच्छी और उसके बाद फिर मैंने एक्टिंग फील्ड में मैंने कोई 400-500 सीरियल्स कर रखे हैं, डीडी कशी चैनल से, डीडी नेशनल, डीडी भारती, डीडी किसान, जितने भी नेशनल लेवल के हैं, डीडी जम्मू, तो ज़्यादा मैंने नेशनल लेवल का ही काम किया है। तो उसके बाद मुझे लगा कि कुछ अलग करना चाहिए। मुझे बच्चों को सिखाने का मन किया, जो फ्रेशर्स हैं, मतलब बच्चे नहीं कह सकते, बड़े भी होते हैं उसमें, तो जो फ्रेशर्स हैं उनको मैं सिखाऊं कि एक्टिंग क्या है। तो उसके लिए फिर मैं आ गई बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन। तो मुझे मज़ा आने लगा दूसरों को सिखाने में। तो मुझे लगा कि मुझे कोई एक्टिंग स्कूल हो जम्मू में जो मैं सिखाऊं बच्चों को। तो फिर मैंने सोचा कि एक क्यों ना सोसाइटी, एक एनजीओ रजिस्टर करवाया जाए, उसके तहत एक एफिलेटेड होगा, तो बच्चों को सीखने में भी मज़ा आएगा, उनको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा जो उनके काम आएगा। तो फिर मैंने अपना एक एनजीओ रजिस्टर करवाया, द कलाकार्स। तो जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं कलाकार्स में आ सकते हैं। तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक रखा, पैसा किसी से नहीं लेना है, जिसको एक्टिंग का सीखने का शौक़ है वो आ सकते हैं। तो फिर मैंने कुछ नुक्कड़ नाटक किए फ्रेशर्स के साथ, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ड्रग्स जो कि बहुत मसला बन चुका है हमारे JNK में, बहुत गंदा तरह फैल चुका है। तो उनके ऊपर हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, अगर कोई मिल जाता है आपको तो आपको किस तरह से उनको ठीक करना है, उस तरह के हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए। और हम थिएटर से जुड़ी हूँ मैं, जिससे बहुत से प्लेस डायरेक्ट किए, तो एक्टिंग भी करती हूँ। बिल्कुल। सपना जी, एक सवाल में रहूँगा मेरा, आर्टिस्ट फील्ड से आप बिलोंग करती हैं, खासकर लड़कियों की बात करते हैं तो मोस्टली ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो अपनी बेटी को नहीं सपोर्ट करती जब वो थिएटर ज्वाइन करना चाहती हैं या फिर एक्टिंग फील्ड में जाना चाहती है, मॉडलिंग करना चाहती हैं। तो पेरेंट्स को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि हम लोग विमेन डे पर ये प्रोग्राम चला रहे हैं, तो विमेंस के लिए, विमेंस को सपोर्ट करना हर फील्ड में, जो उसकी एक ख्वाहिश रहती है, चाहे वो एक्टर बनना चाहे, चाहे वो डांसर बनना चाहे, मॉडलिंग करना चाहे, तो उस बीच में जितना हम इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स जितना बेटों को सपोर्ट करते हैं उतना बेटियों को सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो उस बीच पेरेंट्स को पहले एजुकेट करना हर एक फील्ड के बारे में कितना ज़रूरी रहता है? देखिए, पेरेंट्स का तो ये रहता है कि सबका अलग अलग माहौल होता है, अपनी फैमिली का एटमॉस्फेयर अलग अलग रहता है, तो वो अलग अलग रहती हैं धारणाएं। लेकिन मेरा अपना पर्सनली बताऊं तो मेरे पापा भी इस फेवर में नहीं थे कि इस फील्ड में आया जाए।
तो लेकिन मैंने उनको देखा इसमें पैशन है, ये डॉक्टर बनना चाहती है, अगर डॉक्टर फील्ड में नहीं जाएगी तो और क्या क्या इसमें टैलेंट है। तो अपने बच्चे के टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए, वो चाहे लड़का है या लड़की है, आजकल बराबर है। मुझे लगता है कि लड़के को फिर भी कुछ सिखाना पड़ता है, लड़कियां तो मुझे लगता है कि पेशेंस के साथ उनमें सारे गुण होते हैं, ऑलरेडी उनमें सारे गुण होते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता। आज लड़का जो है अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा ना करे, लेकिन लड़कियां शादी करके भी उनकी सेवा करती हैं, उनको सिखाया नहीं जाता कुछ भी, वो ऑलरेडी इनबिल्ट क्वालिटीज है, डिफॉल्ट सेटिंग है भगवान की तरफ से है ना। तो बेटियां जो होती हैं वो बहुत प्यारी होती हैं, बनी बनाई, मतलब होता है कि आप विनम्रता की मूरत कह लीजिए, पेशेंस है उनमें, सहनशीलता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं, फिर भी एक माँ जन्म देती है जो वो हम सबको इंसान बनाती है, है ना, वो हम सबको एक इंसान बनाती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे चल रहा है। आप खुद सोचिए, माँ, बहन, बेटी, बीवी इस सोसाइटी में नहीं होगी तो क्या होगा। तो मुझे लगता है कि माँ बाप को सबसे पहले सोचना चाहिए कि हमारे घर में एक परी है और हमें अपने परी को उसकी ख्वाहिशें पूरी करनी है। और बेटा बेटी में आजकल कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि बेटे मोस्टली अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, लेकिन बेटियाँ शादी होने के बाद भी अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं। तो बेटियों की ख्वाहिशें बिल्कुल दबाइए मत, उनको पूरा सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल, मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं तो बेटियों को सपोर्ट किया भी जाता है, इक्वालिटी दी भी जाती है, लेकिन जो क्राइम है बेटियों के अगेंस्ट वो भी बढ़ता जा रहा है। उस बीच अगर हम ईव टीजिंग की बात करते हैं, और खासकर जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है तो सबसे ज़्यादा जो टेंशन है वो उनके पेरेंट्स को रहती है। तो एक सेफ्टी के मेयर से देखा जाए तो लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली। देखो, अब क्राइम जो बढ़ रहा है पल्लवी बहुत ज़्यादा, आप भी जॉब पे निकलते हो, मैं भी निकलती हूँ बाहर, हम आते हैं काम करने, तो हमें पहले घर से हमें सपोर्ट होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए घर से कि हमारे साथ कोई भी कुछ भी हादसा हो, कुछ हो, हम क्या करना चाहिए, हमें वो घर से पूरा हमें सपोर्ट मिलेगा, पूरी हमें शिक्षा मिलेगी कि किस तरह से हैंडल करनी है सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि लड़कियां सब कुछ हैंडल कर सकती हैं क्योंकि वो इतनी इंटेलिजेंट होती हैं। तो और अपनी लड़कियों को, जैसे छोटी लड़कियां हैं, उनको आप कोशिश कीजिए कि जूडो कराटे या छोटे मोटे चीज़ें ऐसे सिखा दीजिए कि कोई ऐसी गंदी सिचुएशन आ गई, भगवान ना करे किसी लड़की के साथ आए, बहुत से ऐसे क्राइम सीन्स होते हैं, तो कुछ ऐसा डिफेंस अपने लिए रखे, कुछ ऐसी चीज़ सीख के रखे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो बाकी घर वालों से पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। उस लड़की को इस तरह से आप पालिए कि वो अगर सोसाइटी में बाहर जॉब करने जा रही है, कुछ करने जा रही है, तो उसको वो फेस कर सके कॉन्फिडेंटली। तो वो पेरेंट्स का वो रहता है सपोर्ट, जैसे आपको पढ़ाना है उसे, उसी तरह से उसको सेल्फ डिफेंस भी सिखाइए। बिल्कुल, हमारी जो पहला टीचर होता है वो हमारी मदर्स होती है। हमारी मदर्स हमें बेसिक मैनर्स सिखाती है, एटिक्स सिखाती है, लेकिन उसके बाद जब हम लोग बड़े होते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बाकियों के पेरेंट्स को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में क्या रहता है कि हम अपनी मदर से डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं, या फिर उनको कहते हैं कि आप भी चेंज हो, जैसे बाकियों के मदर्स हैं ऐसे हों, या फिर जो जनरेशन गैप आ रहा है उसको कभी भी फुलफिल करने की कोशिश ही नहीं करते। तो इस टाइम पर जब हमारी जनरेशन, आजकल की जो जनरेशन है, वो ज़्यादा अपने पेरेंट्स से गैप बनाना शुरू हो गई है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स है, सोशल मीडिया साइट्स है, और खासकर अपनी मदर से जो है वो डिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है। तो कितना ज़रूरी है कि जो हमारी पहली टीचर है, हमारे बर्थ होने के साथ तक हमारे जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहती है, उनको एक सपोर्ट देना। जब हमें सब चीज़ों की ज़रूरत थी तो वो हमारे साथ थी, लेकिन जब उनको ज़रूरत थी तब उनके साथ खड़े रहना, ये एक थॉट होना कितना ज़रूरी है। देखिए, इसके सिक्के के दो पहलू हैं, बच्चों का भी कसूर है तो माँ का भी थोड़ा रहता है कि माँ को सबसे पहले दोस्त बनना चाहिए, ना कि उसकी माँ बन के उस पर डंडा लेकर ये मत कर, वो मत कर, मोबाइल लेके बैठा है, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आजकल वो ज़माना नहीं रहा है। अगर आपका बच्चा गलत रास्ते पे है तो, या सही रास्ते पे, जैसा भी है, तो माँ को पूरा उसको दोस्त बनकर उसकी हर चीज़ को शेयर करना चाहिए। अगर गलत है तो उसको वो सजेस्ट कर सकती है एज ए फ्रेंड, ना कि माँ बन के। तो उससे ना उन दोनों के बीच में जो गैप है वो फिल हो जाएगा। तो आप जैसे माँ बाप का वो पहले जैसा होता था, पुराने माँ बाप होते थे, नहीं तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी, वो नहीं करना है, तो वैसा चीज़ अब नहीं रही है। आप एक दोस्त की तरह अपने बच्चों के साथ रहिए, तो बच्चे भी आपके उतने ही करीब आएंगे, क्योंकि उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, उनका टीन एज होता है, उनका वैसा चल रहा होता है, तो वो नहीं समझ पाते, लेकिन बड़े समझ पाते हैं। तो उनको, बड़ों को उनके करीब जाना है। अपने बच्चों में जो वो खालीपन है या वो अलग हो गए हैं, उसको फिल कीजिए दोस्त बनकर। तो आपके बच्चे आपको उससे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, दोस्ती की तरह, जैसे दोस्त को दिया जाता है। बिल्कुल सपना जी, एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं।
एक थिएटर फील्ड में जाना और उसमें जो अलग अलग तरीके की मुश्किल देखने को मिलती है, एक डिफरेंस जो देखने को मिलता है बाकी फील्ड में, क्योंकि अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आप इंजीनियर हैं तो इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जितना आपको एक अलग फील्ड में है, चाहे आप टीचर हो या फिर आप एक ऐसी फील्ड में हो जो यूनिक है, क्रिएटिव है, तो उस बीच एक मैन डोमिनेंस देखने को मिलती है। और थिएटर भी एक ऐसा ही फील्ड है जहाँ पर मेल डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो आपका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा, आपकी लाइफ का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा? देखिए, स्ट्रगल तो काफ़ी रहा, लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं जहाँ भी गई तो मुझे पहले नंबर पे ही रखा गया, आप ये कह लीजिए। लेकिन स्ट्रगल बहुत रहा, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती और जब तक आप उसके पीछे ना पड़ जाएं, ठीक है, तो अगर आपने छोड़ दिया, उसको गिव अप कर दिया, तो वो चीज़ आपसे हाथ से निकल जाती है। तो हमेशा हर सोसाइटी में, हम हर जगह पे, कोई भी फील्ड हो, वहाँ पे आपको मेल्स ही खड़े हुए मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेल्स आपको हमेशा दबाएंगे ही, वो आपको कई बार हेल्प भी करते हैं, ठीक है। वो आपका नज़रिया है, आपका वो है कि वे ऑफ किस तरह से आप उनसे लेते हैं। तो मेरे साथ जितने भी आप कह लीजिए सर्स थे या डायरेक्टर्स थे दूरदर्शन से या थिएटर से या कल्चरल एकेडमी से, उन लोगों के पास हम प्रॉपर वे से गए, सर हमारा ये प्रॉब्लम है, मुझे ये फेस करना पड़ रहा है। तो प्रॉपर तरीके से, एक बार नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, मैं 10 बार गई। उनको लगा ये जेन्युइन प्रॉब्लम है इस लड़की की, तो उन्होंने उस पर गौर किया। तो मुझे ये लगता है कि कई बार दोनों तरफ से प्रॉब्लम होता है, उसको सॉर्ट आउट कर लें अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन उसमें मैंने सोल्यूशन आराम से ढूंढा है। बिल्कुल, अपनी एक काम करते जब आप एक फील्ड में, तो आपको पूरा डेडिकेशन के साथ उस फील्ड में इंडल्ज होना पड़ता है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों मिक्स ना हो, उसमें बैलेंस भी बनाना पड़ता है। तो एज अ वुमेन कितना मुश्किल रहता है कि आपको दोनों फील्ड में जो है, दोनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना पड़ेगा। और थिएटर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे टाइम्स नहीं होते, कोई शिफ्ट्स नहीं होती, एक वर्किंग आवर्स नहीं होते, आपको कभी भी काम करना पड़ सकता है, डे नाइट काम करना पड़ सकता है। तो उस बीच एक बैलेंस बनाना कितना मुश्किल रहता है? देखिए, कोई भी नई जॉब आप शुरू करोगे, उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, कुछ भी काम हो। अब ये इसका था, हमारा शूट कभी कभी बहुत लेट नाइट भी होता था, तो मैं उसका प्रिपरेशन घर पे पूरा करके जाती थी। जैसे खाना वगैरह बनाना, तो सुबह 6 बजे उठ के पूरा सब्जी वगैरह सब अपना घर का किचन का काम करके, कि सभी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि औरत जो है वो सबके बारे में सोचती है, उसके बारे में कोई सोचे ना सोचे, लेकिन वो सबके बारे में सोचती है कि सुबह मुझे खाना बना के जाना है, पूरा दिन मेरी फैमिली ये खाएगी, वो खाएगी, उसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है। वो चीज़ें मैनेज करके, घर के 100 काम होते हैं, वो मैनेज करके हम अपना काम करते थे कि कोई ये ना बोले कि ये एक्टिंग करने गई है। सोसाइटी बोलती है बड़ी एक्ट्रेस बनी है, एक्टिंग करने गई है, ठीक है, उनको क्या पता कि शूट कैसे होते हैं, वहाँ पे रीटेक्स होते हैं, धूप में, बारिश में, कैसे फिल्में बनी हैं, ये कैसे ड्रामास बने हैं, बहुत ज़्यादा रीटेक्स होते हैं, क्रू होता है 50-50 बंदों का। तो किस तरह से हम मैनेज करते हैं? जब आपने ठान लिया है कि मुझे दोनों काम पूरे सही समय पे करने हैं, आपका एक टाइम अपने आप एडजस्ट हो जाता है। आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो आपको दोनों चीज़ें संभालनी है। तो मुझे लगता है कि अपने आप हो जाता है। जब मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि घर भी संभालना है, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो बाहर भी काम करना है, तो दोनों चीज़ें औरत कर सकती है, मर्द नहीं। मुझे लगता है मर्द को लगा दिया जाए घर के काम। बहुत बाइस्ड हो रहे हो। नहीं, मैं सच में बोल रही हूँ कि अगर मर्द को बोला जाए कि तुम्हें जॉब भी करनी है और घर का काम करना है, तो आपको लगता है वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते होंगे, लेकिन मुझे लगता है बड़े काम, लेकिन औरतें तो सभी करती हैं, सभी करती हैं। ज़्यादा बोल दिया मैंने, मर्द लोग को हर्ट हो गया क्या? ओके। और अच्छा, फिर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप थिएटर से हैं, डायरेक्टर है, तो एक क्रिएटिविटी लाना हर एक प्ले में, क्योंकि एक मूवी बनाना अलग चीज़ है, लेकिन एक प्ले को डायरेक्ट करना अलग चीज़ है, वो एक 1 शॉट में रहता है हर चीज़। तो वो क्रिएटिविटी लाना, वो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? अलग अलग प्लेज, इंस्पायर्ड प्ले, कौन से प्ले जो है वो ऑडियंस को पसंद आएंगे जो वहाँ पर आते हैं, तो ये सब थॉट्स लाना, ये कितना मुश्किल रहता है? सबसे पहले तो ये आपको बताऊँ पल्लवी कि मैं एक रेडियो एक्ट्रेस हूँ, रेडियो आर्टिस्ट हूँ और टेलीविज़न से हूँ। मैंने थिएटर पहले स्टार्ट नहीं किया, मैंने टेलीविज़न स्टार्ट किया था और कुछ मूवीज़ भी की हैं, डोगरी मूवीज़ हैं या 1-2 आने भी वाली हैं। तो मुझे लगा कि उन सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है थिएटर, क्योंकि वो आपको लाइव परफॉर्मेंस करना होता है आफ्टर रिहर्सल्स कुछ, और जो फिल्में होती हैं या सीरियल्स होते हैं उसमें आपको रीटेक का चांस मिलता है। आप उसमें ख़राब हो गया, चलो जी कैमरा ऑफ किया, फिर रीटेक कर लिया, तो एडिटिंग भी हो गई। लेकिन थिएटर में आपको लाइव ऑडियंस के सामने 1000 है, 2000 ऑडियंस है, 5000 ऑडियंस है, आपको स्टेज पे वॉशरूम भी दिखाना है, बेडरूम भी दिखाना है, हर सीन आपको स्टेज पर दिखाना है।
तो उसके लिए रिहर्सल होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और हार्ड वर्क है, जिसको जो हार्ड वर्क नहीं कर सकता, डेडिकेशन है, उसको इस फील्ड में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और आप क्रिएटिविटी की बात करिए, आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, तो इसके लिए हम राइटर्स होते हैं, हम लोगों के पास बहुत जम्मू में बहुत उम्दा राइटर्स हैं, तो हम लोग उनसे डिस्कस करते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट चाहिए, हमें ये सब्जेक्ट चाहिए, तो वो चीज़ जो होती है हम उनसे डिस्कस करते हैं, वो हमारे लिए स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, तो हम उस पर काम करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कैरेक्टर्स सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको बताते हैं ऐसे चलना है, वैसे बैठना है, ऐसे बोलना है, बस। बिल्कुल। और एक लास्ट जो है, जितनी भी विमेंस हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ी हैं, जो भी ये प्रोग्राम देख रही है, उनको आप विमेंस डे पर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे और किस तरीके से जो रिगार्ड्स है अपने देना चाहेंगे? आप सभी को वुमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने आप को पहचानिए, जो भी इच्छाएं हैं उन्हें दबाइए मत। एक ही ज़िंदगी मिलती है, अपनी हॉबीज़ हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है करने में, वो ज़रूर कीजिए। मैं नहीं कहती कि अपनी फैमिली को इग्नोर कीजिए या वो ना कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने आप के अपने जो ख्वाहिशें उन्हें दबाइए मत। अपने आप को खुश रखिए, आप खुश रहेंगी तो सभी खुश रहेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सपना जी, आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक पार्ट बनी और बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आपने हर एक विमेन को दिया जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई हैं। एंड जाते जाते आपको हैप्पी विमेंस डे। और मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरीके से जो है और भी जो विमेंस अलग अलग फील्ड से जिन्होंने बहुत सी अचीवमेंट्स की हैं उनसे मिलवाती रहूँ। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से अलग अलग फील्ड से महिलाएं जो निकल कर सामने आई, लेकिन कहीं ना कहीं उन तीनों की कहानियां जो थी वो एक दूसरे से मिलती थी। तीनों का जो स्ट्रगल था वो एक दूसरे से मिलता था, और वहीं पर किस तरीके से महिलाएं, खासकर वो हमारी माँ ही क्यों ना हो, वो किस तरीके से हमारे लिए काम करती हैं, दिन रात एक कर मेहनत करती है, चाहे हम किसी भी उम्र में पहुँच जाए, लेकिन फिर भी उन्हें हमारी कद्र हमेशा रहती है। तो चलिए आइए, आज के इस विमेंस डे स्पेशल प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। जाते जाते आप सभी महिलाओं को हैप्पी विमेंस डे और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।